दोस्तों, आज की कहानी है बेटा भाभी के लिए। तुम अपने दिल में कुछ भी गलत भावना मत रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? दीदी नव्या दर्द से तड़प रही थी। उसे अस्पताल ले जाने के बजाय फोन पर बिजी थी। ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी जान जा सकती है। सारंग ने कल्ला दीदी को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या नव्या गर्भवती थी? सॉरी सारंग, मुझे ये नहीं पता था। तुम्हारे बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन नव्या के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। माँ हालत की वही जिम्मेदारी थी और उसी की वजह से माँ हम सबको छोड़कर चली गई। नव्या की आंखों में सिर्फ नफरत दिख रही थी। बस दीदी, उस दिन मैंने नव्या की बात नहीं मानी होती और आपको मैं अपने साथ नहीं लाता तो आज मेरी नव्या और बच्चा। और हाँ दीदी, आपने अपने मन में नव्या के प्रति एक मिथ्या पाल रखा है, इसलिए पग को उसकी अच्छाई दिखती नहीं। सभी जानते हैं कि माँ को उनकी बीमारी में सबसे ज्यादा नव्या ने संभाला। अगर नव्या नहीं होती तो माँ 1 महीने से ज्यादा नहीं जीती। अपने नफरत का उतार कर देखो दीदी, तुम्हें नव्या में माँ का अक्स दिखेगा। ससुराल आपका पहले टूट गया है। अगर आज नव्या और बच्चे को कुछ हुआ तो बोलते बोलते सारंग बच्चों की तरह रोने लगा। सारंग को अपने दूर के किसी रिश्तेदार से पता चला कि उसकी बहन बहुत तकलीफ में है। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे। सास और पति दिन भर उसे मानसिक और शारीरिक यातना देते। ये सुनकर सारंग और उसकी पत्नी नव्या बहुत परेशान हो गए। नव्या सारंग से बोली, सुनिए जी, आप जल्दी से पता करिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कैसे और क्यों पता करना है। जब कल्ला दीदी ने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए तो मुझे क्या, छोड़ो उन्हें और खुश रहो। सारंग ने लापरवाही से क्या बकवास करे। दीदी तकलीफ में, ये जानने के बाद भी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? माना मेरी और दीदी के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद था, लेकिन हम इतने भी निर्मोही नहीं है कि अपनों के दुख में खुशी मनाए। इतने सालों में माना दीदी ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, और जो समझता था वो कब की हम लोगों को अनाथ करके चली गई। नव्या ने आंखों के कोर से आंसू पोंछे और उठकर चली गई। नव्या अपनी सास कल्पना जी के कमरे में जाकर बैठ गई। माँ, अब क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? आप थी तो सब संभाल लेती थी, लेकिन आपके जाने के बाद सब बिखर गया। कल्ला दीदी ने हम सबसे मुंह मोड़ लिया और अब तो उन्होंने एकदम पराया कर दिया। दीवार पर टंगी कल्पना जी की तस्वीर को देखकर नव्या रोने लगी। नव्या और सारंग की शादी को 3 साल हो गए। जैसे कल ही की बात हो, नव्या सारंग की दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर आई थी। समझदार और ममतामयी सास के रूप में कल्पना जी मिली, लेकिन पता नहीं क्यों कल्ला दीदी उससे खींची रहती। नव्या को शुरू में यही लगा कि शायद वो कब बोलती होगी, लेकिन बात कुछ और थी। और इस बात का भी खुलासा उस दिन हो गया जब सारे रस्म होने के बाद कल्ला दीदी वापस अपने ससुराल जा रही थी। नव्या रास्ते के लिए खाना पैक करके कल्ला को देने के लिए कल्पना जी के पास गई तो अपना नाम सुनकर कमरे के बारी ठिठक गई। कल्ला दीदी कल्पना जी से कह रही थी, आपने मेरी बात मानकर ठीक नहीं किया। मुझे तो नव्या बहुत ही चालाक लगती है। पहली रसोई की रस्म वाले दिन मैंने देखा कि खाना बनाने में अपने उसकी मदद की थी और तारीफ वो बटोर रही थी, और लेन देन के भी मामले में उसके घर वाले कंजर निकले। प्लीज
मैं उसके घर से आया, एक भी सामान मुझे मत देना। आपने अगर आज मेरी ननद को इस घर की दुल्हन बनाया होता तो आपका घर सामाने से भर गया होता और मेरी ननद घर का भी सारा काम अच्छे से जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ही पसंद नहीं। मेरी ननद की सुंदरता के आगे नव्या कहीं नहीं टिकती। अगर मेरी ननद कला को बीच में रोककर कल्पना जी बोली, बंद कर अपनी ननद की तारीफ करना। तू जानती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जिस घर में बेटी दो उसी घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाओ। और तुझे कब से अपनी ननद में इतने सारे अच्छे गुण दिखने लगे? तुम्हारे लिए तो वो एक नंबर की आलसी, घमंडी, कामचोर और मुंह फटती, फिर अचानक वो सर्वगुण संपन्न कैसे हो गई? कल्पना जी की बात सुनकर कला चुप हो गई। कल्पना ने उसे समझाने लगी, देख कला, नव्या के लिए तुम अपने दिल में कुछ भी गलत भावना मत रखो। मेरा विश्वास है कि नव्या इस घर के लिए सबसे परफेक्ट बहू और भाभी साबित होगी और एक दिन तुम खुद मुझसे आकर ये बात कहोगे। लेकिन कला के दिल और दिमाग में नव्या के लिए नाराजगी बढ़ती ही गई। हालांकि नव्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कला दीदी के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह बनाने की, लेकिन सारंग ने एक दिन उसे बताया कि शायद कला दीदी की ननद रमा उसे पसंद करती थी और वो चाहती थी कि इस घर की दुल्हन बने। कला दीदी ने भी माँ और मुझसे पूछे बिना शादी के लिए हाँ कर दिया। दीदी ने हमारे सामने ये बात रखी थी, लेकिन मुझे और माँ दोनों को ही रमा पसंद नहीं थी और शायद इसकी वजह भी दीदी थी। दीदी ने हमेशा रमा के बारे में नेगेटिव बातें बोली, जिससे मैं बहुत चिढ़ता था कि वो मेरी दीदी को बहुत तकलीफ देती है। दीदी ने सोचा कि रमा को अपनी भाभी बनाकर ससुराल वालों पर अपना रोब सला लेगी और ननद बनकर रमा से बदला भी ले लेगी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी कल्ला और नव्या के रिश्ते में मिठास नहीं आई। कल्पना जी की वजह से नव्या मायके आ जाती थी। कुछ दिनों से कल्पना जी की तबीयत खराब रहने लगी, चीजें रखकर भूलने लगी थी। कभी कभी तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद कहती कि खाना नहीं खाया। किचन में सामान लेने जाती, लेकिन क्या लेना था भूल जाती। नव्या और सारंग उन्हें अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। कल्पना जी की बीमारी का सुनकर कला दीदी मायके आई हुई थी। पहले तो कल्पना जी ने कला को पैसा ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपने पाप आकर उसे गले लगाकर प्यार किया और उसका हाल चाल पूछने लगी। वहाँ रहते हुए कला ने नोटिस किया कि जब माँ अचानक सब भूल जाती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नव्या के पास रहती, उससे बातें करती और सभी को उस अंतराल में अजनबी की तरह देखती रहती। कला के दिल में नव्या के लिए पहले से जिद और नफरत थी। अब उसके दिमाग पे पता नहीं कैसे फितूर सट गया कि माँ की जाती याददाश्त के पीछे नव्या का ही हाथ है और वो नव्या को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी। कला अपने ससुराल चली गई और कुछ दिनों बाद ही कल्पना जी की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कला ने सारंग और नव्या से भी सभी रिश्ते तोड़ दिए, ये कहकर कि जब माँ ने मुझे बेगाना कर दिया तो अब तुम सभी मेरे अपने नहीं रहे। सब अपनी दुनिया में मगन होके शादी के 3 साल बाद नव्या माँ बनने जा रही थी और सारंग ये खुशी अपने दीदी के साथ बांटना चाहता था। सारंग ने बहुत बार फोन किया, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं था। सारंग ने दूर के रिश्तेदार से कल्ला दीदी के बारे में पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी ननद की शादी कहीं तो न होने का उसे कसूरवार माना जाता है और उस पर बहुत यातना हो रही। नव्या के समझाने पर सारंग कला दीदी के ससुराल चला गया। सारंग को देखकर कला फुट फुट कर रोने लगी। सारंग ने उसकी सास को बोला, आपको क्या लगा कि कला दीदी उस दुनिया में अकेले मत भूलिए, उसका ये भाई अभी भी जिंदा और आज मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ।
ले जाओ इसे यहाँ से। मनुष्य हमारे लिए जब से इसके कदम हमारे घर पर पड़े कुछ मंगल नहीं हो रहा, न मेरी बेटे की शादी हो रही और नहीं तुम्हारी बहन एक वारिस दे पाई। बोझ है वो, ले जाओ और इसे वापस भेजने की गलती मत करना। कला की सास के मन में अपनी बहन के लिए कड़वाहट देकर सारंग अपने साथ ले आया। कला के पति ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। घर आने के बाद नव्या ने खुले दिल से कला दीदी का स्वागत किया, लेकिन नव्या के प्रति उसकी कड़वाहट कभी कम नहीं हुई। कला के मन में गांठ बंध गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नव्या जिम्मेदार है। कला सिर्फ सारंग से बात करती और फिर दिन भर कल्पना जी के कमरे में पड़ी रहती या फिर अपने पुराने दोस्तों से मिलने चली जाती। सारंग ने उसे कई बार नव्या के गर्भवती होने की बात बतानी चाहिए, लेकिन बताने से पहले वो कह देती अपनी बीवी से रिलेट कोई बात बताना चाहती तो मुझे नहीं सुनना। आज सुबह से नव्या की तबीयत ठीक नहीं थी। सारंग के ऑफिस जाने के बाद अचानक नव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने कला दीदी को आवाज दी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। फिर किसी तरह उसने सारंग को फोन लगाया और वो इतना ही बोल पाई, सारंग जल्दी आओ, और बेहोश हो गई। सारंग ने कला को फोन किया तो बिजी बता रहा था। उसने अपने पड़ोसी सरिता भाभी से कहा कि एक बार नव्या को देख ले, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस से निकल चुका। सरिता जी ने जब आकर देखा तो नव्या अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। जल्दी से नव्या को अपनी कार में बैठा कर अस्पताल ले आई और सारंग को वहीं पहुंचने को कहा। उस वक्त नव्या की हालत देखकर कला भी थोड़ा घबरा गई थी और वो अस्पताल आ गई। स्थल पास पहुंचने पर सारंग कला दीदी के ऊपर गुस्सा होने लगा। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने दीदी। डॉक्टर ने सारंग को अपने केबिन में बुलाया और बताया अचानक शुगर केवल कम होने से बेहोश हो गई थी। अब भी नव्या और बच्चा दोनों ही ठीक है, लेकिन बहुत देखभाल की जरूरत है। डबल मुबारक सारंग जी, आपको जुड़वा बच्चे होने वाले, इसलिए नव्या के लिए कोई अच्छी सी नर्स रख लीजिए। सारंग ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गया। नव्या घर आ गई। सारंग उसका बहुत ख्याल रखता। कला भी अब अपने व्यवहार के लिए अंदर ही अंदर प्रस्ताव करने लगी। वो अगर नव्या के लिए कुछ करना भी चाहती तो सारंग मना कर देता। कला ने सारंग का विश्वास ही खो दिया था। वह रहते रहते कला को समझ आने लगा कि माँ की कई बातें एकदम सही थी कि नव्या परफेक्ट बहू और भाभी। अब उसके दिल से नव्या के लिए नफरत खत्म हो चुकी थी। ये एहसास होती नव्या और सारंग से कला ने अपने किए की माफी मांग ली। नव्या एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हो गई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि जुड़वा बेटियां हुई है। ये खबर सुनकर कला और सारंग बहुत जोर से चिल्ला उठी, दीदी मैं पापा बन गया और मैं बुआ। कमरे में नव्या के पहुंचने पर नर्स दोनों बच्चों को लेकर आई और नव्या को देने लगी। नई सिस्टर ये दोनों बच्चों को पहले बुआ गोद लेगी, अब दीदी के गोद में बच्चा दे दीजिए। नर्स ने बच्चों को कला के गोद में दे दिया। कला दोनों बच्चों को प्यार से निहारती हुई बोली, ये तो बिल्कुल परियां जैसी हैं और इसमें एक परी आपकी है। शायद भगवान जी की भी यही मर्जी थी, इसलिए मुझे 2 बच्चियां दी। माँ वापस आ गई दीदी आपकी गोद में। आपकी शिकायत थी कि मैंने माँ को आपसे छीन लिया, तो आज मैं आपको बेटी के रूप में आपकी माँ वापस करती हूँ। आज और अभी से आप एक बच्ची बुआ और एक बच्ची की माँ कहलाओगी। नव्या की बात सुनकर कला बच्चों को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो नव्या, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे मान दिया और आज इस जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा माँ कहलाने का अधिकार दिया, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम्हें माँ का कसम, मैं इन दोनों बच्चों की बुआ माँ बनूंगी और उन्हें बुआ का प्यार दूंगी और तुम माँ का। वैसे भी मेरे ससुराल से तलाक का नोटिस आ चुका और मैंने साइन भी कर दिया है।
अब मैं तुम दोनों और अपनी दोनों भतीजियों के साथ ही रहूंगी, अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो। नव्या और सारंग ने पुरानी बातों को भुलाकर खुले दिल से अपनी कला दीदी को स्वीकार कर लिया। अनृत होते हुए रिश्ते फिर से